हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं, ठीक है। हमें पता है अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे लोगे? लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। पहली इक्वेशन क्या है बेटा? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये बनी 1 आपने न्यूमरेटर में ऐड किया, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो इक्वल टू 1 आ गया। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में कोई चेंज ना करूं, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करूं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। फ्रैक्शन फॉर्म में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टर्म हम इधर ले गए, तो ये हो गया x + 1 इज इक्वल टू y - 1। यहाँ भी बेटा यहाँ ले गए हम, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू y + 1, ठीक है। सारी टर्म्स एक साइड ले आते हैं। x + 1 ये उधर गया बेटा y, तो -y हो गया, -1 लेफ्ट में गया तो +1 हो गया, तो इक्वेशन बन गई आपकी x - y + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही किया बेटा, टर्म की शिफ्टिंग करी, इसको इधर लाए -y, 1 को ले गए -1, ये दो आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से सॉल्व करना मतलब किसी x या y का कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो यहाँ पे तो पहले ही वो काम हो रखा है। देखो यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देती हूँ बेटा। अब देखो बेटा, कोफिशिएंट का साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर दिया सारे मैंने, ठीक है। तो ये हो गया 1 x - 2x दैट इज -x, -y + y कैंसिल, इसी के लिए तो किया, ठीक है। +2 +1 +3। अब हम x को राइट हैंड साइड में ले गए, पॉजिटिव x हो गया, x इज इक्वल टू 3। अब इस वैल्यू को किसी और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने चूज़ की जो इजी वाली थी, x - y + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ x की जगह 3 रख दिया, 3 + 2 5 हो गया, y को राइट में ले गए, y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 3/5, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 5 years ago, Noori was 3 times as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो टाइम का क्वेश्चन है बेटा, एज का, तो हमें टाइम की शिफ्ट लेनी है। तो हमने नूरी की प्रेजेंट एज x ले ली और सोनू की प्रेजेंट एज y ले ली। पहला टाइम का शिफ्ट क्या है बेटा? 5 years ago, 5 साल पहले। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x - 5, और इसकी कितनी हो जाएगी? y - 5, ठीक है। हमें इक्वेशन क्या बोली? नूरी वॉज, नूरी मतलब x - 5 वॉज इक्वल टू 3 times as old as सोनू, तो 3 और y - 5। फिर टाइम की शिफ्ट है, अब 10 साल बाद, 10 years later, तो इसकी कितनी एज हो जाएगी बेटा? x + 10, और इसकी कितनी हो जाएगी? पहले टाइम का शिफ्ट लिया करो, उसके बाद इक्वेशन बनाया करो, ठीक है। 10 साल बाद नूरी विल बी मतलब x + 10 इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ट्वाइस, और बाइनोमियल है बेटा, ब्रैकेट में लिखना। मैथ में सबसे सिली मिस्टेक यही होती है जो आप बाइनोमियल को ब्रैकेट में नहीं लिखते। अगर आप इसे बाइनोमियल को ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका? आप सिर्फ 3y - 5 हो जाएगा। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगनी है, 3y - 15 होना चाहिए इसे, ठीक है। तो ये दोनों बेटा आपकी इक्वेशन बन गई। अब इन्हें सॉल्व करते हैं।
एक मिनट बच्चों, ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सारी टर्म्स को एक साइड ले गए, x 3y उधर गया तो माइनस 3y, अब माइनस 15 लेफ्ट में गया तो प्लस 15 माइनस 5 10। इसी तरह बेटा इसको भी सॉल्व किया, 2y प्लस 20 हो गई, सारी टर्म्स लेफ्ट में ले गए, x माइनस 2y 10 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 10। ठीक है, ये भी इजी। आप ये देखोगे बच्चों कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, बहुत कम वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी इक्वेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली आपकी असेसमेंट कर रहे हैं वो कि आप प्रॉब्लम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। इक्वेशन आपकी ज़्यादातर सिंपल दिखेंगी तुम्हें। देखो अब इन दोनों में भी हमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, एक्स का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो ये हमारा स्टेप सेव हुआ। तो x माइनस 3y प्लस 10, x माइनस 2y माइनस 10। अब इन्हें कैंसिल करना है तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट का साइन सेम है। तो सब्ट्रैक्शन किया, तीनों के साइन मैंने चेंज किए, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3y प्लस 2y माइनस y प्लस 10 प्लस 20, तो माइनस y को राइट में ले गई तो y इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, अब इसको दूसरे किसी इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग y इज इक्वल टू 20 इन x माइनस 2y माइनस 10। ये वाली इक्वेशन में यूज़ किया हमने, y की जगह 20 सब्सिट्यूट कर दिया, तो ये बन गया x माइनस 40 माइनस 10, तो x माइनस 50 राइट में ले गए, x इज इक्वल टू 50। तो इसमें हमारा क्या हुआ, नूरी की एज कितनी आ गई, नूरी x थी 50 ईयर्स और सोनू की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिनोमिनेशन वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। उसको कितने विड्रॉ करने थे, 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। ठीक है, मीरा गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। देखो बेटा सिचुएशन क्या है, वो कैशियर के पास गई, उसने कहा कि मुझे विड्रॉ करने हैं 2000 पर मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। तो कैशियर ने उसे दिए, टोटल उसे 25 नोट दिए और उसको कितने रुपीस मिल गए, 2000। तो उससे आपसे पूछा गया है 50 के कितने नोट दिए और 100 के कितने नोट दिए। तो हम मान लेते हैं 50 के नोट्स को x मान लेते हैं कि मान लो उसने 50 के x नोट दिए और 100 के y नोट दिए। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो पहली बात, ये नोट्स का नंबर है x और y। देखो नोट मनी की दो बातें होती हैं, एक डिनोमिनेशन, ठीक है, एक वैल्यूज़ की, एक नंबर। जैसे मान लो मेरे पास 5 रुपए के 20 नोट हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट तो 20 हुए, उसमें डिनोमिनेशन का कोई मतलब नहीं है, नंबर के लिए सिर्फ 20 नोट है मेरे पास। ठीक है, और वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी है, 5 2 10, दैट इज 100 रुपीज़ की वैल्यू है। तो मनी के साथ दो बातें होती है, एक नंबर और एक उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर उसने एक्स नोट लिए हैं 50 रुपीज़ के, वाई नोट लिए हैं 100 के, और टोटल उसके पास 25 नोट है, तो उसमें डिनोमिनेशन का कोई लेना देना नहीं है, x प्लस वाई 25 आ गया आपका। ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स की बात है। अब डिनोमिनेशन, वैल्यू, कितने पैसे हैं उसके पास, पैसे तो उसे 2000 मिले हैं, तो अब मैं कैसे कन्वर्ट करूं। अगर देखो बेटा 50 का मेरे पास एक नोट होता तो 50 रुपीज़, 50 के 2 नोट होते तो 100 रुपीज़, 50 के 3 नोट होते तो 150 रुपीज़। तो 50 के जब मेरे पास x नोट हैं तो मेरे पास कितना अमाउंट है, 50x। डिनोमिनेशन को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 के अगर मेरे पास 5 नोट है तो कितने रुपए हैं मेरे पास, 500 रुपये। तो 100 के y नोट हैं तो कितने रुपीज़ है मेरे पास, 100y। समझ आ रही है ये बात। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन वैल्यू की बनेगी, 50x प्लस 100y, और टोटल मेरे पास कितनी मनी है, 2000। ठीक है, ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ क्योंकि ये सब 50 के मल्टीपल्स हैं, तो मैंने इससे 50 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x और 52 100 तो 2y
और यहाँ 2000, ये 50 को राइट में ले जाके 2000 से डिवाइड कर दिया, तो 50 को जब 2000 से कट किया तो कितना आ गया आपका 40, ये आपका आ गया। अब ये दो इक्वेशन है, इन्हें साथ साथ लिख देते हैं। इसमें फिर देखो कितनी सिंपल इक्वेशन है, x का तो कोफिशिएंट सेम ही है, तो एलिमिनेशन में कोई मेहनत ही नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कांस्टेंट सेम आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, कोफिशिएंट सॉरी, ठीक है। तो फिर हमें सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द साइन। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, साइन अपोजिट है तो एडिशन। अब देखो बेटा यहाँ साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, नीचे के साइन चेंज कर दो, x से x कैंसिल हो गया, y माइनस 2y तो माइनस y, 25 माइनस 40 तो माइनस 15, तो y कितना आ गया इस 15। अच्छा यहाँ कट गया है, कोई बात नहीं, हमने y को किसी इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं, x प्लस वाई 25 में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, x प्लस वाई 25। अब अगर y 15 है तो किस उसमें कितना ऐड करूँ कि 25 हो जाए 10, तो x कितना आ गया 10, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि 50 के कितने नोट्स हैं आपके पास 10, और 100 के कितने नोट हैं आपके पास 15, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for a book kept for 5 days. Find the fixed charge and variable and the charge per day. देखो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था टैक्सी फेयर, जिसमें हमने क्या किया था कि हमारा एक बुकिंग चार्ज था, ठीक है, फिक्स चार्ज, और एक जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करते थे उसका चार्ज देते थे, ठीक है। इनको हम कौन से क्वेश्चन बोल देते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल चार्ज के क्वेश्चन। तो ये भी वैसा ही है, ठीक है। इसमें भी आपको अपना बिल बनाना है। लाइब्रेरी क्या कर रही है, लाइब्रेरी कह रही है कि भाई एक फिक्स चार्ज है, 3 दिन तक तुम बुक रखोगे, चाहे तुम फर्स्ट डे वापस करो, चाहे सेकेंड डे, चाहे थर्ड डे, आपको एक ही चार्ज पड़ेगा। एक फिक्स चार्ज है, 3 दिन तक आप बुक अपने पास रख सकते हो, इसका मतलब पहले 3 दिन का चार्ज है वो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बुक रखनी है तो आपको हर दिन का कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम मानते हैं लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी x एंड द एडिशनल चार्ज पर डे बी y, ठीक है। अब बिल बनाते हैं। चलो, सरिता ने अगर 7 दिन बुक रखी तो चलो कितना बनेगा उसका, उसे 3 दिन का तो x रुपीज़ देना पड़ा। 3 दिन की पेमेंट हो गई, जब उसने x रुपीज़ दे दिया तो 3 दिन की पेमेंट हो गई। 7 में से 3 दिन चले गए तो कितने दिन बचे, 4 दिन, ठीक है। तो 4 दिन की पेमेंट करनी है अब उसे, और तो 4 दिन की पेमेंट किसके हिसाब से करी है, y पर डे के हिसाब से, तो x प्लस 4y, और कितना बिल बना है उसका 27 रुपीज़, 27 रुपीज़। अब दूसरी इक्वेशन देखो बेटा, अब उसने 5 दिन बुक रखी तो x रुपीज़ जब उसने दिए तो 3 दिन की पेमेंट तो हो गई उसकी। अब कितने दिन की पेमेंट रह गई, 2 दिन की, तो 2 दिन की पेमेंट करनी है उसे y के हिसाब से, और टोटल पेमेंट कितनी है उसकी 21 रुपये। ये इक्वेशंस बनती है आपकी, ठीक है। ये आपको बनानी आनी चाहिए। फिक्स और वेरिएबल का किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपको पार्किंग चार्जेस में ऐसा भी बोला जा सकता था कि देखो पहले 5 घंटे का चार्ज ये है, ठीक है। मान लो आप पार्किंग कर रहे हो, पहले 5 घंटे का कुछ चार्ज है, मान लो x है, उसके बाद हर घंटे का तुम्हें y है, पहले 5 घंटे का x और हर घंटे का y। अब आपने 7 घंटे अगर रखी है तो कितना पे करोगे, पहले x पे किया आपने 5 घंटे का, फिर 2 घंटे का y के हिसाब से पे किया। तो आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये फिक्स और वेरिएबल चार्ज के क्वेश्चन है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। फिर वही बात, x का कोफिशिएंट तो सेम ही आ गया आपका, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस माइनस माइनस, 4y में से 2y गया 2y, 27 में से 21 गया 6, तो y आ गया आपका 3। इसे इक्वेशन में यूज़ करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21,
y की जगह 3 सब्सिट्यूट किया आपने, 3 2 ज़ा 6, 21 माइनस 6 15। ठीक है, तो आपका फिक्स चार्ज था 15 रुपये, ठीक है, 3 दिन का। उसके बाद पर डे कितना देना पड़ना था आपको, 3 रुपये। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज तो आपकी ख़त्म हो गई, पर इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है आपका 2 डिजिट नंबर का, जिसको हमने कल के वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपका और है, वो भी बहुत आता है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 11, the ratio of incomes of 2 persons is 9/7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly income. देखो बेटा, इनकम का रेशो दे रखा है 9:7, दो लोगों का। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पहले की इनकम 9 है, दूसरे की 7 है। जब हम रेशो ब्रेक करते हैं तो हम एक वेरिएबल अटैच करते हैं उसके साथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले की इनकम 9x है, ठीक है, और दूसरे की इनकम 7x है। हम ये बोल सकते हैं, रेशो ब्रेक करते हैं तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4/3। तो इस रेशो को भी ब्रेक करेंगे तो हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मगर हम 4x और 3x नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि x वेरिएबल हमने यूज़ कर लिया है और उसकी तो एक ही वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ दूसरा वेरिएबल लेंगे। एक्सपेंडिचर मान लेते हैं उनका 4y और 3y। समझ आ रही है? जब रेशो ब्रेक करके पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ती है तो एक वेरिएबल लगाना पड़ता है। सेम वेरिएबल रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक्सपेंडिचर में y वेरिएबल लिया, ठीक है। अब हमें बोल रखा है कि दोनों मैनेज करते हैं कि वो 2000 पर मंथ सेव करें। अब सेविंग होती कितनी है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे समझते हैं। देखो, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 9x 7x, एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन बी 4y 3y। अब देखो बच्चे, पहले जो पर्सन था उसकी इनकम इतनी थी, एक्सपेंडिचर इतना था। तो सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितना आपने कमाया और जितना आपने खर्च किया उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी सेविंग आ जाएगी। तो आपकी पहली इक्वेशन बनी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। पहले की इतनी सेविंग थी, दूसरे की 7x 3y, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सेविंग आ गई, 2000 इस बार भी थी। अब ये इक्वेशन थोड़ी बेटर है अभी तक जितनी भी तुमने इक्वेशन सॉल्व किया है, इसमें किसी का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। और मज़ेदार बात है कि आप 9 को कुछ मल्टीप्लाई करके 7 नहीं बना सकते, 4 को कुछ मल्टीप्लाई करके 3 नहीं बना सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दोनों इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो, हमारा एम वही रहेगा कि हमें x या y किसी का कोफिशिएंट सेम बनाना है। अगर एक इक्वेशन या तो बिना मल्टीप्लाई के ही काम चल जाए, पहले से ही सेम हो, तो कोई बात नहीं, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, जैसे इतने सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने किया है। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो अगर एक को मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट सेम होते हैं तो हम वो कर देते हैं, पर अगर एक को मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट सेम नहीं होते तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मुझे ये इजी लग रहा है, 4 और 3, 4 3 का एलसीएम कितना होता है? 12, तो मैं 12 बना सकती हूँ। अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ y का कोफिशिएंट 12 बन जाएगा, और इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरा कोफिशिएंट 12 बन जाएगा। ये भी कर सकती थी, मैं पहले को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, दूसरे को 9 से, पर वो थोड़ा बड़ा हो जाता तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाता, ठीक है। तो अगर आप 9 और 7 से भी करते हो तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4, तो देखो क्या बना, 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12 और 2000 इंटू 3 6000। बच्चे ना इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं बेटा, इसको भी मल्टीप्लाई किया करो। 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। दोनों का कोफिशिएंट सेम आ गया, साइन भी सेम था तो सब्ट्रैक्शन किया हमने। 27 माइनस 28 माइनस x, ये कैंसिल हो गया। 6000 माइनस 8000 माइनस 2000, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया आपका? 2000, ठीक है। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें y भी निकालना पड़ेगा, मगर बिना y के भी आप निकाल सकते हो आंसर, क्योंकि आपसे पूछा गया है फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो इनकम तो x पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो 9 इंटू एक्स मतलब 18,000,
7 इंटू 2000 मतलब 14,000, 9 इंटू 2000 18,000 और 14,000 आपका आंसर आ जाएगा। पर हमने पूरा निकाला है, x को हमने सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और फिर मंथली इनकम तो वैसे x से ही आनी थी, 9x 7x ये हमने निकाल दी, ठीक है। ये थी आपके बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स 3.4 की। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।